नमस्कार। रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक भी करिए। साथ ही दोस्तों, जितने बच्चे सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी कर रहे हैं रिम डिफेंस एकेडमी परिवार के, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरे, चाहे उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके तैयारी की है, चाहे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं। तैयारी की प्रैक्टिस आपको कब तक करनी है? तो जिन बच्चों का जिस दिन फिजिकल है होगा ना, उससे आपको 2 दिन पहले इवेंट्स करना बंद कर देना है। 2 दिन पहले तक ही आपको इवेंट्स जो तीनों हैं आपके, वो आपको करके देखने हैं, 2 दिन नहीं करना है। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहेगी। अभी हम लगातार कई बच्चे तो दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक आधे इवेंट में। तो जैसे ही आप 2 दिन के लिए इवेंट्स को बंद करेंगे, उससे आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी और वो आपको टेस्ट वाले दिन काम आएगी। और 1 दिन पहले आपको एक्सरसाइज भी नहीं करना है। तो एक्सरसाइज का 1 दिन का ऑफ रहेगा, इवेंट्स का 2 दिन का ऑफ रहेगा। इसके बाद जो सेम डे आपका, जिस दिन आपका फिजिकल होना है, उस दिन मॉर्निंग में आप 15-20 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल वाली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। और वो आपको कहाँ करनी है? 6 बजे आपको सेंटर के ऊपर पहुंचना है और सेंटर के अंदर जाने के बाद आपको मौका मिलेगा, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाते ही आपको पकड़ नहीं लिया जाएगा, बांध दिया नहीं जाएगा। फिजिकल के लिए आपको आराम से अंदर जाने के बाद भी जो टाइम मिलेगा ना, उसमें आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज जो हम वार्म अप के लिए करते हैं, वो वाली एक्सरसाइज कर लेना है पहले 15 मिनट, जिसमें नॉर्मल एक्सरसाइज है हाथों की, पैरों की। और उसके बाद हर इवेंट के बीच में भी आपको एक्सरसाइज करने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। तो जैसे ही मौका मिलता है, अगला इवेंट होने के बाद आपको अपने आप को वार्म अप करना है और इवेंट होने के बाद, हर एक इवेंट के बाद में आपको कूल डाउन वाली एक्सरसाइज करनी है। वो नॉर्मल एक्सरसाइज है हाथों की, पैरों की, वो आपको लगातार करते रहना है इवेंट्स के बीच बीच में भी। जिससे कि क्या होगा, एक इवेंट के बाद में जो थकान होती है वो भी आपकी गायब होगी और जो अगले इवेंट के लिए, जो तैयार होने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपके पास में स्टोर रहेगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। इसके बाद में है कि टेस्ट के लिए यात्रा व खान पान। तो मेरी ये सलाह आपको रहेगी कि आपको सेम डे यात्रा नहीं करनी है। बहुत से बच्चे हैं जो 4-5 घंटे का अगर सफ़र है आपका, तो वो या तो मॉर्निंग में जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, 2 बजे 3 बजे उठते हैं, उसके बाद में गाड़ी से, बाइक से, इस तरह से यात्रा करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात को यात्रा करते हैं। जिस दिन आपका टेस्ट है उससे पहले वाली रात्रि को बहुत से बच्चे यात्रा करते हैं, जो गाड़ी से भी कर सकते हैं, ट्रेन से भी, बस से भी कर सकते हैं, क्योंकि ठहरने की बड़ी असुविधा होती है। बेटा, ये रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ये फिजिकल का एग्ज़ाम है और इसके लिए आपको पूरी रात आराम करने की ज़रूरत होगी, उससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सभी को मेरी ये सलाह है कि आप पहले दिन के अंदर यात्रा कर लीजिए, शाम तक आप वहाँ पहुँच जाइए, स्टे करिए। कोहरा धुंध भी हो सकता है, इसके अलावा रात को सफ़र करने में और भी कई तरह की रिस्क भी रहती है और मॉर्निंग में आपको वो एनर्जी नहीं रहेगी जो रेस्ट करने से आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यात्रा आपको पहले दिन कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ज़्यादा पहले भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नाइट का अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो उससे भी आपका आराम से अच्छा परफॉर्म होगा। साथ ही अगर हम रात को सफ़र करते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, रात को जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आंखों में नींद रहती है, बॉडी में भी थकान रहती है यात्रा करने की वजह से। तो इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस है वो गिरेगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम अच्छे से पास किया है, इतनी मेहनत आपने की है। 1 दिन और आप मेहनत कर लीजिए और उस दिन आप स्टे आपका जहां सेंटर है उसके आसपास करिए, जिससे आप लेट भी नहीं हो। 6 बजे का जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आप पहुंचने की कोशिश करिए। अगर किसी कारणवश आप थोड़ा बहुत लेट भी होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आप आराम से जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको शामिल करने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा खान पान का आपको क्या ध्यान रखना है? तो पहले से भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर 2 दिन पहले क्या खाना है, 3 दिन पहले क्या खाना है। तो पहले तो आप जो भी डाइट आपकी अभी चल रही है वही आपको फॉलो करनी है। बट जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन शाम को हल्का ही खाना खाना है। ऐसा खाना खाना है जो आराम से पच सके, जिसमें लिक्विड आपको ज़्यादा लेना है और दिन में भी आप नॉर्मली खाना खाइए। यानी पिछले जो टेस्ट से जो पहले के 24 घंटे है ना, उसमें आपको गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है जो पचने में दिक्कत होती है, जिससे पेट दर्द वगैरह हो सकता है। पेट अच्छे से
से साफ नहीं होता है, कब्ज वगैरह रह सकता है। तो इस तरह का भोजन आपको उस दिन पहले दिन नहीं लेना है। होटल का जो खाना होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, आप घर से अपना खाना साथ लेके जाइए और उसी को यूज करिए। बाहर का खाना अगर आप खाएंगे उस दिन तो कुछ भी उसमें रिस्क रह सकता है और उसके बाद में हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लूज मोशन वगैरह हो सकता है, उल्टी हो सकती है या और कोई चीज़ एपच हो सकता है। तो इनसे आपको बचना है। घर का खाना ही आपको उस दिन नाइट में यूज करना है। इसके बाद आपको मॉर्निंग में जाते समय जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको बैग अंदर ले जाने दिया जाएगा। आप एक बैग अंदर लेके जा सकते हैं। पेरेंट्स को शायद बाहर ही रहने दिया जाएगा, पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते। तो आप अपने बैग में कुछ चीज़ें खाने पीने की जरूर लेके जाएं। जिस तरह से इस बार आइडिया है, जो संख्या इस बार है उसको देखते हुए आपको 10-11 भी बच सकते हैं टेस्ट के लिए। तो 10-11 बजे तक आपको खाने की पूरी व्यवस्था रखनी है। अब उसमें आपको क्या क्या शामिल करना है, उसमें आपको पानी की बोतल तो रखनी है। वैसे पानी की व्यवस्था अंदर भी होती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट फिर भी आप अपना पानी रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद में आप जूस रख सकते हो, कोई भी जो आपको सूट करता है। इसके अलावा आपको फ्रूट भी आप रख सकते हो, सेब, केला या और कोई फ्रूट जो आपको सूट होता है वो फ्रूट आप रख सकते हो। बिस्किट आप रख सकते हो, ब्रेड आप रख सकते हो, पराठा वगैरह आप थोड़ा बहुत लाइट रख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको पहले से बेटा खा के देख लेनी है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको यूज करिए 10-11 बजे तक, और उसके बाद में उस दिन भी आप उसी तरह से रखिए। ग्लूकोज पानी आप रख सकते हो, नींबू पानी आप रख सकते हो। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको यूज नहीं करनी है। चॉकलेट्स जो एनर्जी देने वाली होती हैं वो आप रख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। साथ में आपको एक मूव जो स्प्रे आता है वो भी आपको साथ में रखना है। मूव स्प्रे आप यूज कर सकते हो, हर इवेंट के बीच में भी यूज कर सकते हो और स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो। कोई इसमें रोक टोक नहीं होती है। मूव वाला जो स्प्रे आता है या दूसरा कोई स्प्रे जो हम पैरों पे लगा सकते हैं कोई सा भी इवेंट करने से पहले, वो भी आप अपने बैग में अवश्य रखिए। इसके अलावा फर्स्ट एड के लिए भी छोटा मोटा चीज़ आप रख सकते हैं। जैसे किसी एक इवेंट के दौरान आप गिर गए, छिल गए, ब्लड निकल गया, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप बैंडेज वगैरह भी साथ में रख सकते हो, जिससे कि आप अपना फर्स्ट एड खुद ही कर सके और अगला इवेंट आप अच्छे से कर सके। और इसके अलावा खान पान के लिए आपको कोई स्पेशल चीज उस दिन खाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप खाओगे ना वो आपको पहले से उसका प्रयोग करके जरूर देख लेना है। एक दिन आपको खा के देखना है कि कौन सी चीज मुझे जो एनर्जी देती है। और जो फिजिकल है एसआई का, वो बहुत ज्यादा टफ उसमें इवेंट्स नहीं है। ऐसा इवेंट नहीं है कि कुछ खा लेंगे आप तो उससे आपको उल्टी हो जाएगी। अगर लंबी रनिंग होती है 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की या 1600 मीटर की, तो उसमें उल्टी वगैरह होने का डर रहता है और भी कोई समस्या हो सकती है। बट इनमें जो इवेंट है सब इंस्पेक्टर में, तीनों इवेंट ऐसे हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। और खाने पे वैसे कंट्रोल आपको रखना है, ज़्यादा नहीं खाना, इतना नहीं खाना है कि जिससे आप अगला इवेंट इंप्रूव नहीं कर पाओ, अच्छे से नहीं कर पाओ। और ये धीरे धीरे यूज करना है। अगर आपका 7-8 बजे तक, 8 बजे तक अगर फिजिकल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी खाना नहीं है, खाली पेट रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट दे पाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे 8 बजे से लेट होता है उस कंडीशन में आपको एक एक चीज़ धीरे धीरे यूज़ करनी है कि अगर 8 बजे से थोड़ा सा लेट होता है तो मुझे ग्लूकोज पानी लेना है, और थोड़ा सा लेट होता है तो मुझे जूस लेना है, और थोड़ा लेट होता है तो मुझे ब्रेड लेना है, और थोड़ा लेट होता है तो मुझे बिस्किट भी लेना है, और थोड़ा लेट होता है तो मुझे पराठा भी लेना है। इस तरह से आपको चीज़ों को चेंज करना है, उसी अनुसार आपको लेना है। और वो आपको अपना खुद का पूरा टाइम टेबल बना के रखना है किस तरह से उन सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो उसका प्रयोग आपको पहले से करके देख लेना है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड अपना ओरिजिनल जो निकलवाना है, जो आपको ई मित्र से, वो आपको साथ में लेना है। उसके बाद में आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी भी साथ में लेनी है। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। 2 फोटो से ज़्यादा भी आप 3-4 भी रख सकते हो। सेम फोटो जो आपने आवेदन के टाइम यूज़ की थी वो होती है तो बेस्ट है, अगर वो नहीं होती है तो आप दूसरी भी कोई फोटो ले सकते हो। इसके बाद एक आईडी आपके पास और होनी चाहिए, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी ये हो तो बेस्ट है। अगर ये दोनों ही कई बच्चों के पास नहीं है तो उन बच्चों को परेशान नहीं होना है, आप उसकी जगह दूसरी कोई आईडी भी ले सकते हो, जिसमें कई आईडी है, उसमें से कोई सी 2 आप ले लो। जैसे 10th 12th की मार्कशीट है, उसमें भी फोटो लगी हुई है, आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, वो भी आप ले सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का अगर आपके पास आई कार्ड है तो वो भी आप रख सकते हो। बैंक की पासबुक है वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा पैन कार्ड है आपके पास, वो भी आप रख सकते हो। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, मूल निवास और आधार कार्ड के अंदर भी फोटो लगा हुआ है अगर आपका, और पूरा एड्रेस उसमें दिया हुआ है तो वो भी आप ले सकते हो। और किसी भी आईडी में अगर थोड़ा बहुत अगर नाम की स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है तो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है।
वोटर आईडी कार्ड के अंदर और ड्राइविंग लाइसेंस में कई बार स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, माइनर मिस्टेक्स, तो वो अवॉइड की जाती हैं। आपको उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आईडी आप लेके जाओगे साथ, उसकी भी फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा एक आपको घोषणा पत्र जो एडमिट कार्ड के नीचे लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल के दौरान किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उसकी मेरी खुद की जिम्मेवारी होगी, वो सर्टिफिकेट भी आपको साइन करके साथ लेके जाना है। वो एडमिट कार्ड के साथ ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके बाद में है टेस्ट के दौरान आपका पहनावा क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट के दौरान पहनावा क्या रहेगा। तो पहनावा के लिए सबसे पहले तो आपको मैं सलाह दूंगा बॉयज़ के लिए कि आपको हेयर कट अच्छे से रखना है। हेयर कट अच्छा रखने का मतलब यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट का ही टेस्ट है, आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो बड़े बड़े बाल ये थोड़ा सा ऑफिसर्स कम पसंद करते हैं। तो हेयर कट आपको इस तरह का रखना, कोशिश करना कि थोड़ा साइड से बारीक हो, ऊपर से भी छोटे हो, साथ में क्लीन सेव होंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ ऑफलाइन प्रैक्टिस के दौरान भी काफ़ी बच्चों ने है जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी है। तो सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा सभ्य दिखना है, जिससे कि एक ऐसा लगे कि आप बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फिजिकल में आपको उसका फायदा मिलता है। तो ये दो चीज़ मेरे कहने से आपको रखनी है, क्लीन सेव और हेयर कट। ये दोनों चीज़ें तो आपको करनी है। इसके अलावा शूज़ के साथ आप कुछ इवेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हो शूज़ के साथ, और शूज़ का ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको जूतों के साथ करना है कोई सा इवेंट या जूतों के बिना करना है। वो आपकी मर्जी है खुद की, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा ही करना है। मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आप जूतों के साथ अंदर जाइए हर इवेंट के लिए। अगर वहाँ आपको लगता है कि मुझे जूतों के साथ करना चाहिए तो जूतों के साथ कर लीजिए। अगर वहाँ लगता है कि जूतों के बिना करना है तो आप जूतों को वहीं छोड़ सकते हो, वहीं निकाल सकते हो, जहाँ इवेंट होगा उससे पहले निकाल सकते हो। रनिंग के अंदर आप सॉक्स भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बाकी इवेंट्स में लॉन्ग जंप में तो आपको जूता निकाल के ही करना चाहिए। जिन बच्चों को प्रैक्टिस है बिना जूते के करने के, तो आराम से आप बिना जूतों के भी कर सकते हो। कोई ऐसा कंपलसरी कोई नियम नहीं है कि आप जूते पहन के ही रहेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें पहनने वाली होती हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह पहनने के होते हैं हाथों में चिनअप करते समय, तो वो अलाउ नहीं होते हैं। इसके अलावा घुटनों के ऊपर जो नी कैप वगैरह पहनते हैं वो भी कई बार अलाउ करते हैं, कई बार अलाउ नहीं करते हैं, तो वो भी आपको नहीं रखना है। साथ में आपको बेटा हमेशा घुटने जरूर फ्री रखने हैं। जो कपड़े आपको पहनने हैं वो छोटे से छोटे कपड़े जो आप पहन सकते हो वो पहन के रखिए, जिससे आपके पैर पूरी तरह फ्री रहे, लॉन्ग जंप में भी और 100 मीटर में भी। इसके अलावा ऊपर वाले कपड़े भी आपको कम रखने हैं, ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप सुविधा अनुसार पहन सकते हो, जिसमें आपके हाथ वगैरह आराम से मूवमेंट कर पाएँ, ऐसे कपड़े आपको पहनने हैं फिजिकल के दौरान। अब इसके बाद में है कि आपको शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन से दूर रहना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है फिर भी वो दूसरे बच्चों के बहकाव में आ जाते हैं। किसी की सलाह के ऊपर हम ऐसी कोई शक्तिवर्धक दवा ले लेते हैं जो शरीर के लिए भी हानिकारक है और भी कई प्रकार से वो नुकसान कर सकती है। तो उन चीज़ों से आपको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल दूर रहना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको इवेंट अच्छे करने के लिए नहीं लेनी है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत दूरगामी होते हैं और टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। इसके बाद आपको इवेंट्स में मार्क कैसे मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स में देख रहा हूँ कि सर टेस्ट में कैसे इवेंट्स के मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स का वहाँ पता चलता है या नहीं पता चलता है। तो ये तो आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा वो तो वहाँ के बोर्ड पे डिपेंड करता है। कई बार बता भी देते हैं, कई बार नहीं बताते हैं, कई बार हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। बट नंबर किस तरह से मिलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो 14 सेकंड के अंदर अगर आप कंप्लीट करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 14 सेकंड से 1 माइक्रो सेकंड भी ऊपर हो गया तो आपको 15 सेकंड वाले नंबर मिलेंगे, और 15 सेकंड से 1 माइक्रो सेकंड भी ऊपर हो गया तो आपको 16 सेकंड से कम वाले नंबर मिलेंगे, और 16 सेकंड से अगर 1 माइक्रो सेकंड ऊपर हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसी तरह से गर्ल्स के लिए होता है। तो 14 और 15 के अंदर अगर आप करते हो पूरा तो आपको 15 वाले ही नंबर मिलेंगे, 14 वाले नहीं मिलेंगे। सेम इसी तरह से लॉन्ग जंप के अंदर भी अगर आप 13 फीट से पीछे रह जाते हो थोड़ा सा भी तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 13 से 14 तक अगर आप 14 की लाइन को भी टच कर देते हो तो भी आपको 13 वाले नंबर मिलेंगे। 14 से 15 के बीच में रहते हो तो आपको 14 वाले नंबर मिलेंगे, और 15 से ऊपर अगर आप जाते हो, 15 को पूरा आगे चले जाते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर किसी लाइन के ऊपर आप होते हो ना, लाइन के ऊपर, तो उसमें आपको पीछे वाले नंबर ही मिलेंगे। लाइन को पूरा सेफ अगर छोड़ोगे आप
तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेम ऐसे ही गोले के अंदर होता है बेटा, अगर गोला आप 14 फीट से पीछे पीछे रहते हो, 14 की लाइन पे भी अगर डालते हो तो 0 नंबर मिलेगा। 14 से 15 के अंदर 14 के नंबर मिलेंगे, 15 से 16 के अंदर 15 के नंबर मिलेंगे, और 16 से पूरा आगे डालते हो तब आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से नंबरों का बंटवारा होता है, इस तरह से आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद में है आपको टेस्ट से डरना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लास्ट वाली, कि आपको टेस्ट से डरना नहीं है। बहुत से बच्चों को टेस्ट के नाम से बहुत डर लग रहा है। बहुत डर इसलिए लग रहा है कि हम पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं। अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी तैयारी की है, तो उससे आपको डरने वाला तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। और जो स्टाफ जो होता है ना फिजिकल लेने के लिए, वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर होते हैं, बहुत आपको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है, सारे ऑफिसर्स भी ये जानते हैं कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और वो आपको बाहर करने के लिए नहीं होते हैं, वो आपको अंदर लेने के लिए होते हैं। आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप जितना परफॉर्म करेंगे उसके आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो कोऑपरेटिव स्टाफ होता है हमेशा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले से आपको टेंशन नहीं लेना है। और नाप भी दोस्तों सेम होता है, जैसा आपने प्रैक्टिस में किया है ना वैसा ही नाप होता है। ग्राउंड भी बहुत अच्छे होते हैं, सारी जो तैयारियां होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, आपके अनुकूल होती हैं। तो डरने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ें इंप्रूव भी होती हैं। तो बिल्कुल जो जिन बच्चों को ये टेंशन है कि पता नहीं ऐसा क्या होगा टेस्ट वाले दिन, कई बच्चे कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, इवेंट्स खराब कर लेते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक इवेंट में अगर आप वीक भी रह जाते हैं, कमज़ोर भी रह जाते हैं, तो आपको अगले इवेंट्स पे उसका असर नहीं आना चाहिए। तीनों इवेंट्स में से कोई सा एक इवेंट अगर आपका 0 भी हो जाता है ना, तो भी आप बचे हुए 2 इवेंट में अपने आप को आराम से पास में शामिल कर सकते हैं, अगर आप डरते नहीं है तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। आपका बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा, अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।